तो अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल होने का क्या मतलब है? किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल होने का क्या मतलब है? लाइक जैसे पुराना वाला जो हम लोग बेसिक लैंग्वेज के बारे में जानते थे, बेसिक क्यों, बेसिक नहीं, बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज को अमूमन नॉन स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में रखा गया है। तो कैसे एक प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल देखते हैं, क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है इस बारे में? एक लाइन भी। अजय, नीतीश कुमार। सर स्ट्रक्चरल करने का मतलब सर जो मेरा डेटा होगा एक सिस्टमैटिक मैनर में होगा सर। एक एक जैसे एक मान जो डाटा, कंटेनर है। हम डाटा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, a certain programming language is structural and certain programming language is not structural, means non structural। तो क्या क्या मतलब हम समझे? अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चरल है तो क्या मतलब हुआ? C is a structural language, whereas Yes, Basic sir. is a non-structural language. Logo is a non-structural language। तो क्या मतलब हम समझे? इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें समझना होगा स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में। अगर कोई स्ट्रक्चरल है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज स्ट्रक्चरल है, तो दैट लैंग्वेज प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ लूप, दैट लैंग्वेज प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। लाइक इन सी we have used structure and union। Okay, point clear? They structural programming language generally avoid the go to statement। जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगे वो किसको अवॉइड करते हैं? गो टू को। अगर गो टू है भी, जैसे सी में भी गो टू है, लेकिन सी लैंग्वेज कहता है कि आई एम ए स्ट्रक्चरल एंड दैट्स व्हाई यू शुड अवॉइड द गो टू। ठीक है, यानी गो टू का काम, हम गो टू का यूज करते हैं लूप का काम करने के लिए। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है तो वो तो कहता है कि मैं खुद ही आपको लूप दे रहा हूं, देन व्हाई यू आर यूजिंग अ गो टू स्टेटमेंट? दैट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल कंसेप्ट। ओके, सो एलिमिनेट दैट। मतलब है पर आप उसका इस्तेमाल न करें। ठीक है, और कुछ लैंग्वेज नॉन स्ट्रक्चरल हैं, ठीक है, तो उसमें गोटो का इस्तेमाल वाइडली हो जाता है। वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास लूप का कंसेप्ट नहीं है और आप लूप को काम करना है, लूप का काम करना है, रिपीटेशन का काम करना है, देन यू हैव टू यूज अ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे, और भी हो सकते हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स था वो मैंने शेयर किया है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हम स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल को डिफाइन करते हैं। जैसे बेसिक लैंग्वेज में कोई स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ डेटा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। सी में स्ट्रक्चर यूनियन का कंसेप्ट है जहाँ डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं हो जाए वो स्ट्रक्चरल होगी, और जहाँ ये व्यवस्थाएं लैक कर जाए, गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल बढ़ जाए, वो नॉन स्ट्रक्चरल कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है,
डॉट .exe फाइल क्या होता है? डॉट .exe फाइल क्या होता है? विंडो या डॉस में डॉट .exe फाइल क्या होता है? डॉट .exe फाइल क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है फॉर विंडो। एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है फॉर विंडो। एग्जीक्यूटेबल फाइल कहने का क्या मतलब हुआ? सही है, जो रन करे सर। जो रन करे। तो रन तो सी का प्रोग्राम भी करता है। तो वो सर कंपाइलर पे रन करता है सर, और ये सर डायरेक्ट विंडो ओएस के अंदर रन करे नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, यानी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस exe फाइल को एग्जीक्यूट कराए, इसके लिए किसी इन्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इट मीन्स इफ वी राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and once we create the exe file of that program, then we can execute that program on operating system without using the programming environment. Yes or no? I am saying that suppose if you write a program using any programming language and we make that program as exe, then we can run that exe program on the operating system without using that programming environment. Yes or no? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो आ रही है तो ये खामोशी क्यों है? जो बोले नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो बोलिए यस नो में, क्या बोलिएगा? क्या क्वेश्चन पूछे हैं बताइए तो। सर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने से तो उसके लिए तो इन्वायरमेंट चाहिए ना सर। मैंने क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन किया है कि इफ वी राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, and once we make exe of that program, then we can run that exe file on window without using the programming environment. Yes या no? कैन रन सर। तो यही तो क्वेश्चन Yes, sir. पूछ रहे हैं उतना देर से। अगर हम सी में यूज कर रहे हैं और हमारा डॉट सी करके हमारा फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, हम उसको कंपाइल करके exe बना देंगे, ठीक है? तो अब सी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट exe को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन करा सकते करा सकते हैं सर। हैं, ठीक है? ओके, हाँ, exe नहीं रन करने का हो सकता है कि exe बनाने के बाद भी नहीं रन कर रहा है। exe नहीं रन करने का इशू कॉम्पेटिबिलिटी हो सकता है, ग्राफिक्स कॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए कि आप सी यूज कर रहे हैं, आप विंडो के बजाय जैसे हम टर्बो में यूज करते हैं, आप टर्बो यूज कर रहे हैं, तो टर्बो 16 बिट को प्रमोट करता है, और हमारा जो विंडो का प्लेटफॉर्म है वो कितना बिट का है? 64 बिट का है। तो वैसे केस पे 16 बिट पे बनाया गया exe कोड हो सकता है कि 64 बिट वाला प्लेटफॉर्म जो है वो डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए, ठीक है? तो वैसे केस में वी हैव टू कन्वर्ट द 16 बिट इन्वायरमेंट इनटू 32 एटलीस्ट, और उसी के लिए हम लोग सी में डॉस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉस डॉस बॉक्स। बॉक्स का, ठीक है? और नहीं तो फिर डेव में इस्तेमाल कीजिए, या और भी जो भी कोड्स हैं, सी कंपाइलर्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर लीजिए, आईडी है उनका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? खैर, एनीवे लेट्स मूव टू दी
हेडर फाइल क्या होता है? व्हाट इज हेडर फाइल? हेडर फाइल पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नहीं किया है ना? नो सर। ठीक, तो बताइए व्हाट इज हेडर फाइल इन सी? Sir, header file contain the block of function, lot of functions contain करता है, उसको include करके ब्लॉक ऑफ फंक्शन क्या कहने का मतलब? फंक्शन तो ऑलरेडी एक ब्लॉक होता है। एवरी फंक्शन इज अ ब्लॉक। सर फंक्शन क्या है, बहुत सारा फंक्शन कंटेन करता है अपने हाँ, अंदर, और उसको हाँ, यूज करना होता है सर, तो हम ठीक। लोग वो हेडर फाइल को लिखते हैं। तो सो वी कैन से दैट हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन, यस सर। ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल? .h। सर। Okay. Why we use header file in our program? जो हम क्यों फंक्शन को header? यूज करना होता है, जैसे प्रिंट फंक्शन को यूज करना है तो हम करना पड़ेगा It स्टूडियो means we are using the header file in program because we want to use the function defined inside the header file. हेडर फाइल, यस सर। यस सर। इसलिए हम header file use करते हैं। Okay. Then header file का extension .h होता है। When we write the header file in our program, ठीक है, we have to write first hash include. ठीक है, what is hash include here? प्रीप्रोसेसर। Preprocessor or pre-compiler. So our C is a compiler, whereas hash include you are saying that it is a pre-compiler. So what is the role of pre-compiler in respect of compiler? सर वो जो हम फंक्शन यूज करते हैं सर, उसको पहले से कंपाइल कर ले सर। जो फंक्शन यूज करते हैं सर, जिस नाम से, फंक्शन के अंदर जो भी कोड्स है उसको पहले से प्री कंपाइल कर ले, मतलब पहले ही प्री कंपाइल का क्या मतलब हुआ? यानी पहले ही उसको कंपाइल कर ले। तो इसका मतलब पहले कंपाइल कर लेगा तो हमारा सी कंपाइलर उसको नहीं पढ़ेगा, लोड कर ले सर मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर लोड कर ले। अच्छा, जिसको प्री कंपाइलर देखेगा उसको मेरा सी कंपाइलर देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। देखेगा। तो प्री कंपाइलर कर क्या रहा है? लोड करने का काम तो लिंकर लोडर करता है, लोडर करता है। वो सर उस हेडर फाइल को लेके आ रहा है सर प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर, और कर क्या रहा है प्रोग्राम के अंदर? ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल में जो फंक्शन है उसको प्रोवाइड कर रहा है सर। उसको प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड करने, प्रोग्राम के अंदर फंक्शन प्रोवाइड करने का क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे printf है, उसको वो प्री कंपाइलर studio.h से ले आके दे रहा है। क्या दे रहा है? printf फंक्शन। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यस सर। तो इसका मतलब है कि प्रिंटफ हेडर फाइल में जाके 10-12 लाइन में डिफाइन होगा, 20 लाइन में डिफाइन होगा। यस सर। तो अब हम अगर प्रिंटफ यूज करते हैं तो हेडर फाइल में जाके वो क्या करता होगा? हेडर फाइल प्री कंपाइलर क्या करता होगा? वो कंपाइल करता होगा पूरे कोड को सर, 12 लाइन के कोड को। नहीं, थोड़ा सा ही कंपाइल, उसी में तो मुलझाया रह रहा है, वो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई बार बताए भी होंगे, हो सकता है दिमाग में नहीं हो। ठीक है, एक्चुअली प्री कंपाइलर का रोल होता है ना कि जब आप कोई भी ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो हेडर फाइल में डिफाइन है, ठीक है, तो कंपाइलर जब उन फंक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो प्री कंपाइलर रिस्पॉन्ड हो जाता है कंपाइल के समय में ही। ठीक है, जब आप कंपाइल कराते हैं तो प्री कंपाइलर उसी समय रिस्पॉन्ड कर देता है कि अरे इसमें तो प्रिंटफ है, प्रिंटफ तो हेडर फाइल में डिफाइन है, तो वो जाता है
और हेडर फाइल में प्रिंटफ से रिलेटेड जितने भी 10-20 लाइन के जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसको वहां से उठा के आपके प्रोग्राम में प्रिंटफ की जगह पे कॉपी कर देता है, सॉरी पेस्ट कर देता है। तो इसका मतलब कि अगर एक प्रिंटफ का डेफिनेशन अगर 20 लाइन का है तो जहां जहां प्रिंटफ लिखे हैं वहां वहां क्या पुट हो जाता है 20। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात सबको? अरे बाबा, अरे बोलोगे, आवाज मेरी जा रही है? सर वो फिर से रिपीट कीजिएगा सर। अरे मेरी आवाज आप तो सब तक पहुंच रही है? यस सर। तो हम बोलते हैं तो तुम लोग ये खामोशी सन्नाटा क्यों किए हो? खाली हम ही को बुलाओगे तो कुछ नहीं तुम बोलोगे? तो जब तुमसे पूछे तो तुम बोलो कुछ भी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये डेफिनेशन दिया हेडर फाइल का कि हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो इसका मतलब है कि हर एक फंक्शन का डेफिनेशन किस में लिखा होगा? हेडर फाइल में। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अगर stdio में printf फंक्शन है इसका मतलब है कि printf का जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो stdio में है। वो 10-20 लाइन जितना भी लाइन का होना है होगा उसमें। अब हम प्रोग्राम में जब भी जहां पे भी printf लिखते हैं और कंपाइल करते हैं तो हमारा सी कंपाइलर printf को रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और कहता है कि printf तो प्रोग्राम का कोई चीज है नहीं, यहाँ तो कहीं है नहीं, तो मुझे जाके इसको हेडर फाइल में देखना होगा। तो वो क्या करता है ना, प्री कंपाइलर को इंसिस्ट करता है। ठीक है, यानी प्रिंटफ जैसे मिलता है प्री कंपाइलर एक्टिव हो जाता है और देखता है कि stdio में जाके कि प्रिंटफ का कितना लाइन का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो देखा कि 20 लाइन का है। तो क्या करता है ना, कंपाइलर के समय ही, कंपाइल के समय ही, ठीक है, प्रिंटफ की जगह पे प्रिंटफ का जो डेफिनेशन है यानी 20 लाइंस का जो इंस्ट्रक्शन है उसको वहां से कॉपी करके आपके प्रोग्राम में प्रिंटफ की जगह पे क्या कर देता है? पेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? पेस्ट कर देते पेस्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से जितने आप फंक्शन यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर उसके सारे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोग्राम में पेस्ट हो जाते हैं। प्रोग्राम आप बनाते हैं 5 लाइन का लेकिन कंपाइल करते हैं तो दिखाता है 120-130 लाइन दिखाता है। यस सर। ठीक है, उसका रीजन यही है। ठीक है, यानी वो करता क्या है कि जितने भी फंक्शन जो हेडर फाइल में है उनके इंस्ट्रक्शन को आपके प्रोग्राम कोड के साथ क्या कर देता है? जोड़ देता है। क्या कर देता है? जोड़ देता है। जोड़ देता है। एवरीबॉडी सर। ओके, ठीक है। डेटा टाइप का अच्छा, व्हाट डू मीन बाय a typeless language and a typeful language? How you can say that a certain language is a typeless and a certain language is a typeful? कैसे आप बोलिएगा? How you can say that? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। जा रही है तो बोलो ना जी। डाउटफुल आंसर भी है तो बोलो ना, तुम्हारे बोलने से हमको कोई दिक्कत है? क्वेश्चन क्या पूछे हैं? So what do you mean by typeless and type programming language? टाइपफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Yes sir. ठीक है, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that does not provide the concept of data type, that is called typeless language. Yes sir.
If any one programming language that provide the concept of data types is called typeful language. जिसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं है वो टाइपलेस है, और जिसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट है वो टाइपफुल है. क्लियर? यस सर. ठीक है. Okay, what is the importance of data type in programming? If somebody asks, tell me what is the basic importance of data type in programming? What is the use of data type? And what is data type? हाँ जी. अरे डेटा टाइप सर डेटा टाइप इज एक फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड इतना लेट रिएक्ट क्यों करते हो जी? सर डेटा टाइप एक फैसिलिटी. अरे रुको, पहले ये बताओ लेट रिएक्शन क्यों आता है सबका? 10 बार बोलते हैं तब कोई बोलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तुरंत उठा लेना चाहिए ना. हाँ ठीक है नीतीश बोलो. सर डेटा टाइप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सर. आवर टू नीड करने का मतलब सर हम कोई भी जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, सर ये हमारा डेटा टाइप है सर. जैसे कोई किसी के यूजर का रिक्वायरमेंट है कि हमको इंटीजर टाइप चाहिए, तो डेटा टाइप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मेरे पास इन टाइप का है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. सर डेटा टाइप का मेन रोल यही होता है सर. तो हम क्या कहेंगे, डेटा टाइप से हम क्या करते हैं? माने इंट फ्लोट तो डेटा टाइप है, हम करते क्या है उसको प्रोग्राम में? उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर. वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. किसका आंसर है? वर्षा कुमारी. वर्षा कुमारी. यस सर. बिल्कुल सही. ठीक है. वी यूज डेटा टाइप because of we want to declare a variable of certain data type. ठीक है, नंबर 1. ठीक है, अगर डेटा टाइप नहीं होगा तो हम वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे वेरिएबल हम इम्प्लिसिट करें या एक्सप्लिसिट वे में करें, डेटा टाइप का होना जरूरी है. ठीक है. डेटा टाइप एक्चुअली में एक स्पेसिफिक टाइप के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कांस्टेंट को रिकॉग्नाइज करता है, टाइप ऑफ कांस्टेंट. ठीक है. जैसे अगर इंट डाटा टाइप है तो ये कह रहा है कि अगर मेरा इस्तेमाल हो रहा है तो मैं हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही प्रमोट करूंगा. किसको प्रमोट करूंगा? इंटीजर वैल्यू. इट मींस अगर मेरे का इस्तेमाल करके आप इंट एक्स बनाओगे तो एक्स में जो भी वैल्यू आएगा वो किस टाइप का आएगा? इंटीजर टाइप का. किस टाइप का? इंटीजर टाइप. यानी वैल्यू के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइप के कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप चाहिए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हर डेटा टाइप, ठीक है, वैल्यू के लिए जगह भी बनाता है कि उस जो वैल्यू आएगा वो कितना मेमोरी में जगह लेगा. इस जगह के अनुसार, ठीक है, वो वैल्यू का रेंज भी स्पेसिफाई करता है कि सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है और सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो सकता है. यस सर. पॉइंट क्लियर? ओके. सी में बेसिक डाटा टाइप कौन कौन से हैं?
int char float sum, int char float sum. float, int char float. अच्छा अच्छा, how many types of data type? अर्थमेटिक टाइप्स में कौन कौन आ जाएगा? सॉरी, प्रिमिटिव टाइप्स में कौन कौन आ जाएगा? int char and float sum. और यूजर डिफाइंड में कौन कौन आ जाएगा? Array और यूजर डिफाइंड एरे है। sorry derived data type है सो. स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सब आ Structure जाएगा। union sum. Structure and union sum. अच्छा, और डिराइव्ड डाटा टाइप में Array sum. फंक्शन और पॉइंटर, ये सब Function कहाँ सर आएगा? दो तरह का होता है सर. नहीं, फंक्शन, पॉइंटर और एरे, ये तीनों डिराइव्ड डाटा टाइप में आएगा। क्लियर? और जेनरिक टाइप किसको बोलते हैं? Clear sum. जेनरिक टाइप बोलते हैं। ठीक, ओके 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 ओके, ठीक। ऑपरेटर्स कितने तरह का पढ़े हैं आप, जानते हैं सी में? arithmetic, logical operator, logical or not. ये सारे मैटिक, operators. रिलेशनल, बिटवाइज, हम्म लॉजिकल, हम्म असाइनमेंट, हम्म कंडीशनल। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट में एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट, हो सकता है कुछ और नाम भी हो। कंपाउंड असाइनमेंट बोला जाता है, जैसे प्लस इक्वल लिखते हैं, ठीक है? जैसे a प्लस इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हुआ? सही, ए में a+2 कर देगा सर. ए में ए का वैल्यू जो पहले वो 2 जोड़ देगा सर. दो जोड़ के तब असाइन करेगा। यस सर. लेकिन काम तो असाइनमेंट का ही है, लेकिन पहले प्लस हो के तब असाइन होगा। यस सर. क्या हो के पहले? पहले प्लस से तब साइन होगा सर. तब असाइन होगा। सो दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है? और अगर a इज इक्वल टू 20 लिख देते हैं, दिस इज अ नॉर्मल असाइनमेंट। ओके यस सर. यस सर. ओके।